हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छे रहने चाहिए आप लोग। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था, पहली वीडियो में डाल चुका हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आराम से उसको देखिए आप, रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं और कुछ रूल्स रिफ्रैक्शन के जो मैंने आपको बताए थे, तो वो आपको इजीली फर्स्ट वीडियो में मेरी आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द थर्ड एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है कि जिससे आपको मालूम पड़ता है कि कितनी लाइट बेसिकली जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कितना बैंड होती है, हाउ मच लाइट इट बैंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अगर मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बेसिक सी बात करूं कि ये टर्म जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें बताता क्या है रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर, तो आपको बताना है सिर्फ, ये आपको समझना है सिर्फ कि whenever the light travel from one medium to another medium, what will happen? The velocity or the speed of a light decreases or changes. How much speed is decreases or how much light it bands when it travels from one medium to another medium. उसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी लाइट बैंड हो रही है या कितनी स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। मतलब रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाने के बाद लाइट में कितनी उसकी जो स्पीड है उसमें कितना चेंज आया है, उसके लिए हमारे पास एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो आपको आनी चाहिए, एग्जाम में सकता है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे? इट इज द ratio of speed of light, it is a ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light इन मीडियम 2। अब मीडियम 1 और 2 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मीडियम 1 क्या होगा? जहां से जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है। मीडियम 2 क्या होगा? जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। ठीक, क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो मीडियम 1 होगा, जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो मीडियम 2 होगा। समझ में आ रही बात? इस रेशियो को, इस स्पीड की लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इस स्पीड के रेशियो को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिंबल से, बट 10th स्टैंडर्ड में जनरली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको आप। ठीक, तो एक सिंबल समझ लीजिए, अभी हम n बोल रहे हैं यहां पर, तो n इज अ सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो हमने यहां पे लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन किससे डिवाइड करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 किससे डिवाइड करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एग्जांपल देखिए कैसे, ये यहां से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सपोज करो लाइट बैंड हो गई। अगर बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो रही है इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लाइट बैंड हो गई। तो यहां पर लाइट की स्पीड कितनी थी? v1, और यहां पे लाइट की स्पीड कितनी थी? v2। तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, पेयर के लिए कि एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में आ रही है तो कितना बैंड हो रही है या कितनी स्पीड डिक्रीज हो रही है, उसको फाइंड करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, इन दोनों की अगर स्पीड पता है आपको तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 1 में स्पीड मान लीजिए v1, मीडियम 2 में स्पीड मान लीजिए v2। तो इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, n इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 से आप क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको मीडियम 1 की वेलोसिटी पता है या स्पीड पता है और मीडियम 2 की अगर स्पीड या वेलोसिटी पता है तो आप इजीली उन दोनों को डिवाइड करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पेयर का, पेयर मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताएगा कि इस फैक्टर से लाइट क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है हमको? हाउ मच लाइट इट बैंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सेकंड थिंग इज हाउ मच स्पीड इज डिक्रीज और इंक्रीज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये बेसिकली क्या कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हम इससे यूज कर सकते हैं इसको कि कितनी लाइट बैंड हो रही है और कितनी स्पीड में चेंज आ रहा है, वो हमको कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? v1 बाय v2 करना है। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने आपको भी सिर्फ बेसिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको समझाया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Okay, next is types of refractive index. They are basically two types. One is absolute refractive index, absolute refractive index, and second is relative refractive index. So what is the basic difference between these two refractive index? One is absolute refractive index and second is relative refractive index. So absolute refractive index means if speed of light, you have taken the medium air or vacuum. अगर आप एयर या वैक्यूम लेते हैं और एयर से, वैक्यूम से कहीं पर भी लाइट जा रही है, चाहे वो वाटर में जा रही हो, ग्लास में जा रही हो, डायमंड में जा रही हो, केरोसिन में जा रही हो, ऑयल में जा रही हो, किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, बट लाइट आ कहां से रही है? एयर से या फिर वैक्यूम से। और उसको आप डिवाइड कर देते हैं जिस भी मीडियम में लाइट जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल मैंने बताया आपको भी। तो इस रेशियो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पर मीडियम 1 क्या होना चाहिए? एयर या वैक्यूम होना चाहिए। इफ योर मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, देन यू हैव टू टेक दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एब्सोल्यूट refractive index. You have to call this refractive index is absolute refractive index. So you can write like this. The formula of absolute refractive index is C. What is C? Speed of light in vacuum or air. C is generally used for speed of light in vacuum or air. And what is V? V is the speed of light in that medium. जिस भी मीडियम में लाइट एंटर हुई है, ट्रेवल हुई है, उस मीडियम की जो भी स्पीड है, उस मीडियम में
लाइट की जो भी स्पीड है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v। तो यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू c बाय v। तो n इक्वल्स टू c बाय v से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में बेसिकली अगर हम बात करें एयर के रेस्पेक्ट में जो भी लाइट जिस मीडियम में जा रही है, वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, किसी भी मीडियम में जा रही है, उसके बिहाफ पर आप जब भी एक टर्म यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो उसको बोलेंगे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? n इक्वल्स टू c बाय v। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको c की वैल्यू रखनी है हमेशा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इस तरीके से लिखता हूं। देखो यहां लिखा मैंने n, यहां लिखा मैंने 1 और यहां लिखा मैंने 2। अब आप कहेंगे सर ये 1 और 2 क्या है? 1 है मीडियम 1, मीडियम 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पे 1 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम 1 की बात कर रहे हैं। 2 मतलब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? अब मीडियम 1 और मीडियम 2 कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट एयर। यहां पे हम एयर की बात नहीं करेंगे। एयर की जब भी बात करेंगे, वैक्यूम की जब भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लेकिन जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो मीडियम 1 एयर को छोड़कर या वैक्यूम को छोड़कर के कोई भी हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे अगेन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आप पूछिए मेरे से कि सर ये 1 ऊपर क्यों लिखा है, 2 नीचे क्यों लिखा है? आपको किसी किसी बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक, n1 2 1 यहां लिखा होगा, 2 यहां लिखा होगा, या इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, या फिर इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैंने यहां पर ऊपर इसलिए लिखा है यहां पर कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि सर ये ऊपर लिखने का पहले मतलब बताता हूं कि मैंने इसको ऊपर इसलिए लिखा है कि जो भी मीडियम आप ऊपर लिखेंगे उस मीडियम से लाइट क्या हो रही होगी? ट्रेवल कर रही होगी, उस मीडियम से लाइट आ रही होगी। और जहां आपने बेसिकली इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे जो 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब लाइट सर एंटर किस में कर रही है? मीडियम 2 में एंटर कर रही है। ऊपर जो लिखा वहां से लाइट आ रही है, नीचे जो लिखा वहां पर लाइट जा रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है तो यहां पर वो एक मीडियम 1 जो है वहां से लाइट ट्रेवल कर रही है और मीडियम 2 में लाइट एंटर हो रही है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल सर, जो आपने ऊपर लिखा है वहां से लाइट आ रही है, 1 जो आपने n के बेस में लिखा है, नीचे लिखा है, वहां पे लाइट एंटर हो रही है। ये थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होता कि समझ सीधा लिखना है। जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब लाइट वहां से आ रही है, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब लाइट उसमें एंटर हो रही है। तो अगर मैं बोलता हूं कि बताओ लाइट इस वाले कंडीशन में लाइट कहां से कहां आ रही, तो आप बोलेंगे मीडियम 2 से लाइट आ रही है और मीडियम 1 में लाइट जा रही है। इतनी बात समझनी है आपको। ठीक, तो 1 and 2 को रीड कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूं आपको कि 1 and 2 को रीड कैसे करते हैं। 1 and 2 को रीड करने का जो तरीका होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अभी मेरे को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0000 समथिंग होता है, ऑलमोस्ट 1 ही मानते हैं। ठीक, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता है, बट ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में या वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रेस्पेक्ट टू वाटर इतना है। तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है वो वाटर का मालूम है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मीडियम 2 में यहां पे लिखता हूं ग्लास और मीडियम 1 यहां पे लेता हूं मैं वाटर, तो कैसे लिखेंगे इसको? यहां मीडियम 2 की जगह क्या आ जाएगा? अगेन लिख लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर मेरे को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। किसका? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बट किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। कि वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इसका मतलब जब लाइट वाटर से ग्लास में एंटर होगी, कहां पे? वाटर से ग्लास में एंटर होगी। देखो ऊपर क्या है वाटर, नीचे क्या है ग्लास। इसका मतलब लाइट कहां से कहां आ रही है? वाटर से ग्लास आ रही है। तो जब लाइट वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है तो मेरे को अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ गया, बट किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। हर मीडियम में लाइट जो एंटर होती है अलग अलग स्पीड से एंटर होती है, इस वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? अलग होता है। बट किसी के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं कि किसी के रेस्पेक्ट में मतलब कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर के रेस्पेक्ट में कितना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिक सा फॉर्मूला, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, बेसिक ही फॉर्मूला है। अगर सपोज करो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? यहां लिखेंगे Ng मतलब ग्लास, W मतलब वाटर। देखिए यहां पे क्या है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब मीडियम 1 क्या है यहां पर? मीडियम 1 मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। तो यहां पे आप किसकी स्पीड लेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको, इस स्पीड को किससे डिवाइड करेंगे? लाइट किस में एंटर हो रही है? ग्लास में एंटर हो रही है, तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर आपको वाटर की स्पीड पता है और ग्लास की स्पीड पता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा नई चीज है, आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, बट है बहुत इजी। जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और इसके क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 2019 में क्वेश्चन आया था, 1920 सेशन में, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब अल्टरनेटिव ईयर्स में ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है हमको ये, ठीक। अब आपको एक चीज और समझाता हूं मैं, पहले इसको रफ कर देता हूं, तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए कि अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट में हम किसकी बात करेंगे? एयर या वैक्यूम की बात करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो मैं ऊपर लिखता हूं वहां से लाइट आ रही है, जो मैं नीचे लिखता हूं वहां पे लाइट जा रही है। अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे लिखा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर की जो स्पीड है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? वाटर में जो स्पीड है लाइट की उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका जो रेशियो होगा वो हमको बता देगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में इतना है। अब ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, कोई यूनिट होगी क्या इसकी? स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे भी स्पीड है उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, सो इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी यूनिट है? यूनिट लेस क्वांटिटी है बेटा, ठीक। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको मैं रब कर रहा हूं, प्लीज एक बार इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आने चाहिए आपको।
ओके, तो अब हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या बताया मैंने, C/V, ये बेसिक फॉर्मूला है ना किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 1 और 2 अगर निकालना हो तो V1/V2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको लिखा जा रहा है कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर कैलकुलेट करना हो तो 1 में जो लाइट की स्पीड है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 में जो लाइट की स्पीड है। ठीक, तीसरा फॉर्मूला अगर मैं आपसे बोलूं 2 और 1 बताइए, इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब उल्टा हो गया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम समझाऊं आपको, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। लाइट पहले कैसे एंटर हो रही थी, 1 से 2 में जा रही थी। कैसे जा रही थी, 1 से 2 में। अगर आपको 1 से 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, मतलब 1 से अगर 2 में लाइट जा रही है तो अगर आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V1/V2। लेकिन अगर लाइट कैसे जा रही हो, 2 से 1 में जा रही हो, तब क्या करेंगे सर, तब भी बेसिक फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम टू द, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है। तो 2 की स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीडियम 2 की स्पीड लिखेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, मीडियम 1 से। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बट लाइट यहां पर अब 1 से 2 में नहीं चल रही है, लाइट 2 से 1 में चल रही है। मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट एंटर कर रही है, तो इसका मतलब पहले यहां पे जो स्पीड है इसकी लाइट की, पहले वो लिखेंगे विच इज V2। यहां पे इसकी स्पीड V1 है और इसकी स्पीड V2 है, यहां पे भी स्पीड V1 V2। बट लाइट ट्रेवल कहां से कर रही है, मीडियम 2 से ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम 2 की जो स्पीड है पहले वो लिखेंगे। फिर डिवाइड किससे करेंगे, जहां पर लाइट जा रही है, कहां जा रही है, मीडियम 1 में। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या है, V1, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। तो 2n1 इज इक्वल्स टू V2/V1। समझ में आ रही है। अगर मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को देखूं तो V1/V2 और V2/V1, इसका मतलब ये जो टर्म है इस टर्म का रेसिप्रोकल है। अगर मैं बात करूं 2n1 1/V1/V2, ये किसके इक्वल आएगा बताओ जरा, V2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और V1/V2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 और 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, V2/V1 इस टर्म का रेसिप्रोकल है, 1/V1 V1/V2। तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो 1/V1/V2, V2 ऊपर गया, क्या बन गया, V2/V1। तो V2/V1 निकाल लिया कैसे हमने, रेसिप्रोकल ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब समझने वाली बात यह है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अगर आपको लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 पता है, 2 पता है किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकाल सकते हैं 2 के रेस्पेक्ट में। कैसे, उसका रेसिप्रोकल करके, उसका रेसिप्रोकल करके। फॉर एग्जांपल अभी मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको मान लीजिए आप 3/2। कितना मान लीजिए, 3/2। अभी मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में कितना है, 3.2, ये इसकी वैल्यू है। अब मैं पूछता हूं आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये वैल्यू हमको दे रखी थी 1 और 2 की, और मैं पूछ रहा हूं आपसे 2 और 1। ये वैल्यू हमको दे रखी थी 1 से 2 में, जब लाइट 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। और क्वेश्चन क्या पूछा हूं मैं आपसे कि जब लाइट 2 से 1 में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। 1 से 2 का पता है अगर आपको, तो अगर 2 से 1 में लाइट जा रही है तो उसका क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या फॉर्मूला है, 1 से 2 पता है, कितना है 1 से 2, 3/2। पूछ के रहा हूं 2 से 1 का बताइए, जस्ट अपोजिट कर दिया,
तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1 and 2, 1 and 2 की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 को सॉल्व किया कितना आ गया 2/3, इसका मतलब 2n1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/3/2 क्या लिखेंगे 2/3। इसका मतलब अगर किसी एक पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो अगर उसका अपोजिट पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो उसका सिर्फ क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2n1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1n2। समझ में आ रही बात। इसको अगर इधर ले जाऊं मैं तो क्या होगा, 2n1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, मतलब 1n2 लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आया 1 के इक्वल आया। ध्यान रखना जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं जब दूसरे से 1 में जा रही है, तो वो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी 1 मिलेगी। हमेशा किसके इक्वल आएगा वो वैल्यू 1 के इक्वल आएगा, मतलब प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या क्या फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या था C/V। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे V1/V2। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब अपोजिट नेचर में लाइट जाएगी, मतलब 2 से 1 में लाइट जाएगी तो क्या करेंगे V2/V1। V2/V1 मैंने बोला था इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/V1/V2 का मतलब V2/V1। तो 1V1/V2, V1/V2 की वैल्यू आपको दिख रही है 1 and 2, हमने लिख दिया 1 and 2। तो 2n1 किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 and 2 के इक्वल है। इसका मतलब अगर एक पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो अगर उसके अपोजिट पेयर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। एग्जांपल मैंने बताया था आपको। आई होप कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आ रही बात। जो मेरा पहला लेक्चर था वहां पर मैंने स्नेल्स लॉ पे खत्म किया था। स्नेल्स लॉ भी तो हमको क्या बताता है, ये एक फॉर्मूला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो गया स्पीड के टर्म में, किसके टर्म में, स्पीड के टर्म में। एक फॉर्मूला और है जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है और वो फॉर्मूला किसने दिया था, स्नेल्स ने। इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर एंड अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, क्योंकि पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर होना चाहिए था, तब हम इजीली स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना सीख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं तो बोर्ड में इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है 2 नंबर में, और कुछ टर्म्स पूछ लेगा आपसे वो, और 2 नंबर में या 3 नंबर में बेस क्वेश्चन आ जाता है इस पे बेस। ठीक, टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। refraction of light through rectangular ग्लास स्लैब। आपके पास एक ग्लास स्लैब है, चेक कर लेते हैं प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये वीडियो देखते ये टॉपिक देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना है। ठीक है, एक ग्लास स्लैब है आपके पास, किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, यहां से आपको एक रे लेनी है। रे कहां से आएगी, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से या सोर्स से, ठीक, जो लाइट को एमिट कर रहा हो। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे।
ये जो लाइट आ रही है ये कहाँ से आ रही है सर? एयर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। ठीक, तो ये मीडियम 1 हो गया आपका। क्या हो गया? ये मीडियम 1। दिस इज मीडियम 1। जहां पे लाइट आ रही होती है, जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही होती है, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं आप? उस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, डायग्राम थोड़ा इजी हो जाएगा बनाना। ठीक, अब बताइए ये रेयर एयर मीडियम है, विच इज कॉल्ड रेयर मीडियम। ये लाइट ग्लास स्लैब में एंटर हो रही है। किसमें? ग्लास स्लैब में। तो ये कौन सा मीडियम होगा आपका? डेंसर। और ये कौन सा होगा? रेयर। रूल याद है आपको? जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल। किधर बैंड होगी ये लाइट? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, बट ये क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अगेन यहां पर देखो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये। इसका मतलब लाइट कितनी बार रिफ्रैक्ट होगी? 2 बार रिफ्रैक्ट होगी। एक इसका नाम दे दो ए और बी, इसका नाम दे दो सी और डी। तो पहला रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? ए बी सरफेस से। सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? सी और डी सरफेस से। अगेन यहां पे लाइट स्ट्राइक करेगी, क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखिए ये डेंसर मीडियम था, अगेन लाइट कहाँ आ रही है? रेयर मीडियम में आ रही है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होता है? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हुआ? लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। दिस इज अ रिफ्रैक्शन। बेसिक 2 रूल्स हमने यूज किए यहां पर। रेयर टू डेंसर के लिए बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल और डेंसर से रेयर के लिए बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैं Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। व्हाट इज Na? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। What is Na? Refractive index of air. And what is Ng? Refractive index of glass. Refractive index of glass. ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें Na और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल रहे हैं? Ng। यहां पे मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा स्नेल्स लॉ। उससे पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्मल है हमारा, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या होगा? एंगल आर, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक और बताओ, ये एक सरफेस है सी डी, यहां पे लाइट स्ट्राइक करी तो ये रे कौन सी होगी? इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी। बट इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ये अगेन इंसिडेंट रे होने की वजह से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, अगेन इसको क्या बोलेंगे? एंगल आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी रे बाहर जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, अगेन ये एंगल कौन सा होगा? एंगल आर, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट 2 आई और 2 आर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये इस सरफेस के लिए कौन सा एंगल है? इस सरफेस के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इसका नाम दे देंगे I1, R1, I2, R2। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I1। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? R1। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 एंड सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। बात समझ में आ रही है आपको भी? ठीक है, तो दिस इज I1, दिस इज R1, दिस इज I2 एंड दिस इज R2। क्लियर है ये चीज? ओके, अब क्या करते हैं, इस लाइट को शो करते हैं कि अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये लाइट कैसे जाती? बताओ जरा। ये लाइट ऐसे जाती कुछ इस तरीके से। इफ द लाइट डू नॉट रिफ्रैक्ट इट मींस इट गोज स्ट्रेट। ये लाइट स्ट्रेट जाती, बट हुआ क्या? मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट बैंड हो गई। ठीक, इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पर ये जो आप एंगल देखते हैं, ये वाला जो एंगल, जो लाइट का जो पाथ है, एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट बैंड हो गई। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। किसके बीच में? द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इफ डू नॉट रिफ्रैक्ट और डेविएट। तो ये जो डायरेक्शन थी किसकी थी? इंसिडेंट रे की, अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट देख सकते हैं आप, ये बैंड हो गई यहां पर। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ
डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, कुछ इस टाइप का सिंबल बनाते हैं, ठीक। इसको हम डी भी कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। अब और क्या चीज़ शो कर सकते हैं हम आपको, देखिए ये एक पॉइंट नाम दे दीजिए के एल, दिस इज एम, दिस इज एन। व्हाट इज के एल एम एन? के एल एम एन इज द पाथ of a light ray through rectangular glass slab। ये K से L, L से M, M से N, this is the path of the light ray। ये जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो हमको पाथ मिला लाइट का वो इस टाइप से मिला, K L M N, ठीक। अगर आप क्या करें, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? एक परपेंडिकुलर। इसको आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस दिख रहे हैं आप इन दोनों के बीच में, कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में देख रहे हैं? बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, between the direction of incident ray and emergent ray कह सकते हैं, या refracted ray कह सकते हैं। What is mean by emergent ray? फाइनल रे जो है emergent ray और refracted ray। The perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray or refracted ray is called lateral डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल शिफ्ट आ गया, लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट इतना ना जाके ये परपेंडिकुलर क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। कितना? 90 डिग्री पे लाइट क्या हो गई? डिस्प्लेस्ड हो गई। लेटरल शिफ्ट, ये जो शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ऐसा जो शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। बट यहाँ पे लेटरल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, साइडवेज शिफ्ट हुई है लाइट, ठीक। लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट कितने एंगल से? एग्जैक्टली 90 डिग्री से क्या हो गई? लाइट शिफ्ट हो गई। तो इस परपेंडिकुलर को, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली आपको इन दोनों के बीच में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि ये डायग्राम क्लियर हुआ आपके, ठीक। सबसे पहले क्या करना है? एक रेक्टेंगल बनाना है, एक लाइट को लेनी है इंसिडेंट रे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसको बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, अगेन एक नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, I1 R1 I2 R2। इसके बाद लाइट को सीधा ले जाना है स्ट्रेट। ये कौन सा पाथ है? अगर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती वो वाला पाथ है, ठीक। नाम दे देना है KLMN। इसके बाद में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको इस टाइप से, और यहाँ पे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हैं? MN डैश या M डैश N डैश। इस M डैश N डैश को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिखी हुई है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब ये इतना सारा डायग्राम जो मैंने बताया, सारी चीज़ बताई, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में एंगल याद रखना है, क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बीच का एंगल है? ये इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है और रिफ्रैक्टेड रे की जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो लाइट डेविएट हुई है, लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट इतने एंगल से क्या हो गई? डेविएट। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रही बात? ओके। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सिखाते हैं आपको। अब देखिए स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्नेल्स लॉ आना चाहिए आपको अच्छे से लगाना। ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रे, ये लाइट क्या हो गई थी? रिफ्रैक्ट, बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये ऐसे, ठीक। ये एंगल कितना?
I1, ये एंगल कितना R1, ये एंगल कितना I2 और ये एंगल कितना R2। समझ में आ रही बात? इसका नाम दे दीजिए इस पॉइंट का, ये क्या दिया था मैंने नाम, K L M N। तो मैं कहता हूँ आपसे अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट L पॉइंट। ठीक, किसी पॉइंट पे लगाई जाती है स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ये डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक, इस L पॉइंट पे आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करनी है। स्नेल्स लॉ आपको याद होगा, क्या बताया था हमने, इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन कलर एंड अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये याद है आपको अच्छी से? ठीक, अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए जहां से लाइट जो आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA मान लीजिए, जहां पे लाइट जा रही है वो किस में जा रही है, ग्लास में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG मान लीजिए। व्हाट इज NA NG? NA इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड NG इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, अब देखिए आपको स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले स्नेल्स लॉ जिस पॉइंट पे अप्लाई करनी हो, आपको चेक करना है लाइट कहां से आ रही है। तो लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। फिर आपको चेक करना है कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो आपको मालूम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NA। व्हाट इज NA? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फिर आपको चेक करना है कि लाइट कितना एंगल बना रही है उस मीडियम में नॉर्मल के साथ में। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, I1। उस एंगल को किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन I1 से। साइन से मल्टीप्लाई करना है, साइन आना चाहिए। स्नेल्स लॉ में क्या था, अगर फॉर्मूला याद हो तो आपको क्या था, साइन I अपॉन साइन R किसके इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। ये होती है स्नेल्स लॉ। यही फॉर्मूला अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे आया ये फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन के साथ में, I1 के एंगल के साथ में। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इक्वल्स टू का साइन लगाना है आपको, क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दिया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब आपको क्या करना है, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए जरा कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर R1 एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगेन साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 से। तो बेसिक चीज क्या होगी, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये I1 क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब NA को जब आपने साइन I1 से और NG को आपने साइन R1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन I1 जो है इसको डिवाइड कर दो साइन R1 से, तो NG किसके अपॉन में आ गया, NA को इस तरह से लिख सकते हैं। तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू ANG। दिस इज योर, क्या है ये, स्नेल्स लॉ। इसका मतलब अगर मेरे को I1 मालूम है, R1 मालूम है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरे को स्पीड ऑफ लाइट नहीं गिवन है बट मैं स्नेल्स लॉ की हेल्प से अगर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो इनको डिवाइड करके साइन में ये वैल्यू पुट करके, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपके पास साइन की सारी वैल्यू होती है, 20, 35, 45, 60, 90, 120, इन सब की वैल्यू आपको पता होती है। तो इनकी वैल्यू को यूज करके आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पेयर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको I1 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, तो आप इसको डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक, यही तो स्नेल्स लॉ है।
यहाँ पे बस ये नहीं लिखा कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रही है, बट अगर बेसिक चीज देखें तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे डिवाइड किया, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक, अब NG अपॉन NA आया था, तो जो अपॉन में लिखा हुआ है NA, ठीक, NG अपॉन NA को हम किस तरह लिख सकते हैं, जो A अपॉन में चल रहा है वो ऊपर लिखना है और जो G ऊपर चल रहा है उसको बेस में लिखना है। इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमको मालूम था कि लाइट कहां से कहां आ रही है, एयर से ग्लास, तो एयर ऊपर लिखा मैंने, लाइट किस में जा रही थी, ग्लास में जा रही थी, इसलिए ग्लास मैंने बेस में लिखा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हमें ऊपर लिखने से क्या फायदा होता है कि हमें मालूम पड़ जाता है कि लाइट कहां से आ रही है, और नीचे लिखने से फायदा क्या होता है, हमें मालूम पड़ जाता है लाइट कहां जा रही है। तो उसको रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ रही बात। अब मैं कहता हूं आपसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। ठीक, इसको नोट कर लिया आपने। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू हमारे पास आई थी साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके इक्वल आया था, AN G के इक्वल आया था। अब मैं कहता हूं अप्लाई स्नेल्स लॉ एट M पॉइंट। अब L की जगह किस पे अप्लाई करना है आपको, M पे अप्लाई करना है। जरा करिए अप्लाई। कहां से लाइट आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, I2, तो क्या आ जाएगा साइन के साथ में I2। किस में जा रही है लाइट, अगेन कहां पे जा रही है लाइट, एयर में जा रही है, तो NA, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है चेक करिए, R2, तो साइन R2, तो NG इंटू साइन I2 विच इज इक्वल टू NA इंटू साइन R2। अगेन क्या करना है, साइन I2 को साइन R2 से डिवाइड करना है, साइन I2 को साइन R2 से डिवाइड करना है, किसके इक्वल आ गया, NA अपॉन NG। अभी बताया था जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर लिखना है और जो ऊपर लिखा हो उसको बेस में लिखना है। रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ गया, किसके रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो इसका मतलब एक इक्वेशन और आई आपके पास, क्या, साइन I2 अपॉन साइन R2 किसके इक्वल, GNA के इक्वल। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। समझ में आ रही बात। अब अगर मैं यहां पर एक मिरर लगा देता हूं, प्लेन मिरर, फाइनल रे के कितने रेस्पेक्ट में, 90 डिग्री पर। ध्यान समझना इस चीज को। ये मैंने जो फाइनल रे थी, जो इमर्जेंट रे थी, जो फाइनल रे जहां पे जा रही थी, उसके रेस्पेक्ट में मैंने एक मिरर को लगा दिया जो एग्जैक्टली इस रे के 90 डिग्री पर है। तो रिफ्लेक्शन में याद करो एक पॉइंट, व्हेन द लाइट फॉल्स नॉर्मली टू द मिरर, ऑन टू द मिरर, व्हाट विल हैपन, इट रीट्रेसेस देयर ओन पाथ। जिस डायरेक्शन से लाइट आई है उसी डायरेक्शन में लाइट लौटकर चली जाती है। तो यहां पर लाइट आ रही थी, क्या होगा, लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके और यहां पर रिफ्लेक्ट होके जिस पाथ से लाइट आ रही थी इसी पाथ को लाइट ने फॉलो कर लिया। कब, जब आप फाइनल रे के रेस्पेक्ट में क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं। कितने एंगल पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं। तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है, लाइट अपनी पाथ को रिट्रेस करती है, उसी पाथ को वापस फॉलो करती है। तो जिस पाथ से लाइट आई थी उसी पाथ पे लाइट लौटकर चली गई। इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला है और रिफ्रैक्शन भी देखने को मिला है, बट लाइट अपने पाथ को वापस फॉलो कर पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेन मिरर एंड इट इज ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फाइनल रे। ठीक, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मैं कहता हूं आपसे अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए इसी पॉइंट पे, बस इस डायरेक्शन में नहीं बट इस डायरेक्शन में नहीं, अब इस डायरेक्शन से अप्लाई करनी है। लाइट की जो डायरेक्शन लेनी है वो यहां से लेनी है आपको, मतलब एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। पहले लाइट ग्लास से एयर में जा रही थी, देखिए पहले लाइट ग्लास से कहां जा रही थी, एयर में, बट मिरर लगाने के बाद क्या हुआ, लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से
ग्लास में जा रही है, तो एयर से ग्लास में जब लाइट जाएगी तब स्नेल्स लॉ क्या होगी, देखिए जरा। अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na। अगेन एयर की बात करी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, Na। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, साइन R2। साइन R2 किसके इक्वल, कहां जा रही है लाइट, एयर में जा रही है, सॉरी ग्लास में जा रही है। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, साइन I2। देखिए कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, I2, R2 और I2। तो Na इंटू साइन R2 किसके इक्वल, जिस मीडियम में लग जाती है अगेन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो Na इंटू साइन R2 इक्वल्स टू Ng इंटू साइन I2। इसको सॉल्व करिए, साइन R2 को डिवाइड कर दीजिए साइन I2 से, Ng के अपॉन में क्या आ जाएगा, Na। इसके साथ में अगर ये डिवाइड कर दिए तो Ng के अपॉन में Na आ गया। अगेन इसको क्या ले सकते हैं, Ang ले सकते हैं, जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बेस। तो यहाँ पे आपके पास तीसरी क्वेश्चन क्या आई, साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल्स टू Ang। क्या आई, साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल्स टू Ang। अब ये इन तीनों इक्वेशन को देखेंगे, बहुत काम की हैं तीनों इक्वेशन। इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ आपसे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए तो साइन I2 को 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ज़रा क्या मिलने वाला है। सोचो, ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। R2 से R2, I2 से I2, 1 पूरा कट गया। 1 किसके इक्वल आ गया, G Na इंटू Ang। इसका मतलब अगर आपको Ang फाइंड करना है तो 1 अपॉन GNA, और आपको अगर GNA अगर आपको फाइंड करना है तो 1 अपॉन Ang। इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर फाइंड करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये टर्म मिल जाएगा आपको। और आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर अगर मालूम है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास मिल जाएगा। ये ऑलरेडी मैं आपको इस टर्म में बता चुका हूं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया है। ये इसका प्रूफ था। क्या था इसका, ये प्रूफ। 1 किसके इक्वल आ गया, GNA इंटू Ang। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक। अब ज़रा 1 को और 3rd को चेक करो। 1 को और 3rd को चेक करिए ज़रा। तो 1 क्या थी, साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके इक्वल था, Ang, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था। 3rd को चेक करो, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर, बट ये किसके इक्वल है, साइन R2 अपॉन साइन I2 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों टर्म अगर इक्वल है, ये दोनों टर्म है किसके इक्वल, Ang के इक्वल, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया हुआ है। देखिए Ang साइन R2 अपॉन I2, Ang साइन I1 अपॉन R1, दोनों Ang के टर्म के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से सीधा सीधा I1 R2 के इक्वल आ गया और R1 I2 के इक्वल आ गया। ये एंगल भी बोर्ड में पूछ चुका है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होता है R2 के बराबर होता है और R1 जो होता है वो I2 के बराबर होता है। अगर ये एंगल और ये एंगल आपने बराबर कर दिए, I1 और R2 अगर बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब फाइनल रे जो यहां से जा रही है, इसको आप इमर्जेंट रे भी कह सकते हैं या फिर रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं। इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होते हैं। ये मैंने पूरा अच्छे से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बहुत अच्छे से बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर कहीं डिफिकल्ट है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखिए
उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक यू। तो ये जो आज मैंने बेसिकली पढ़ाया आपको, ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिक फॉर्मूलेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है आपको तो प्लीज मेरे से पूछिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारा जो लेक्चर का जो फ्लो रहेगा, अब हम सीधा आएंगे लेंस पर, व्हाट इज मीन बाय लेंस। उसके बाद रे डायग्राम्स देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव लेंस के, टाइप्स ऑफ लेंस देखेंगे, और लास्ट पावर ऑफ अ लेंस एंड मैग्निफिकेशन। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।